राधे राधे दोस्तों। इससे पहले की क्लास में हमने वैदिक गणित पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़े थे उसमें सबसे पहले एकाधिकन था, फिर एकाधिकन पूर्वयन, फिर एक न्यून, फिर एकाधिकन न्यूनयन, चरम अंक, परम मित्र अंक, निखिलम अंक और विचलन। इनके बारे में हमने वहां पर पढ़ा था। आज हम संख्या पद्धति पढ़ने जा रहे हैं और संख्या पद्धति में हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वह है संख्याओं के प्रकार से। तो हम संख्याओं के प्रकार को देखते हैं। जो आपके संख्या पद्धति जो रीट में आ रही है उसमें संख्याओं के जो प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में। तो संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो है ये क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक चलती है। तो प्राकृत संख्याएं जो रहती है उसमें एक से अनंत तक सभी धनात्मक संख्याओं को लिया जाता है। ये जो संख्याएं रहती है ये क्या रहती है दोस्तों? धनात्मक रहती है। प्राकृत संख्याओं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और जो इसको हम प्राकृत संख्याओं को जो डिनोट किया जाता है वह किससे? n के द्वारा। प्राकृत संख्याओं को n के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण की हम बात करें प्राकृत संख्याओं की तो उसमें आ जाएगा 1, 2, 3, मैं बात करूं 111, 1000, मतलब अनंत तक जितनी भी संख्याएं रहेगी एक से लेकर अनंत तक वे सभी संख्याएं किसमें आएगी? प्राकृत संख्या में आएगी और प्राकृत संख्याओं को हम n के द्वारा दर्शाएंगे। अब अगली हम बात करते हैं इन संख्याओं में। तो प्राकृत संख्याओं के बाद जो आएगी वह रहेगा आपके पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या दोस्तों? पूर्ण संख्याएं। दूसरा प्रकार जो है वह है पूर्ण संख्याओं का। इनको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं, जीरो को अगर हम प्राकृत संख्याओं में शामिल कर ले तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो जीरो तथा प्राकृत संख्याओं का समूह क्या रहता है? यह पूर्ण संख्या। जीरो तथा प्राकृत संख्याओं का समूह, प्राकृत संख्याओं का समूह, जीरो तथा प्राकृत संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। जो पूर्ण संख्या है इसको W के द्वारा दर्शाया जाता है। बड़ा W, बड़ी एबीसीडी में जो W रहता है उसके द्वारा पूर्ण संख्याओं को दर्शाया जाता है। अब पूर्ण संख्याओं को हम बताएं तो 0, 1, 2, 3 यहां से लेके अनंत तक ये सभी संख्याएं क्या रहती है? पूर्ण संख्याएं रहती है। अब पूर्ण संख्याओं के बाद हम बात करते हैं अगली संख्या जो रहेगी वह रहेगी पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? पूर्णांक संख्याएं। जो पूर्णांक संख्याएं रहती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। और इन संख्याओं को जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। मैं ऋणात्मक अनंत से लेकर, जिसमें बीच में जीरो भी आएगा, उसको शामिल करते हुए धनात्मक अनंत तक, ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं रहेगी दोस्तों वे सब किसमें आएगी? पूर्णांक संख्याओं में आएगी। अब हम इन तीनों संख्याओं की तुलना करते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। मैं आपको एक लाइन पर इन सभी को संख्याओं को दर्शा के बताता हूं। मान लीजिए यहां पर माइनस अनंत है, जो इस साइड रहेगा वह रहेगा माइनस अनंत, यह रहेगा धनात्मक अनंत, बीच में जीरो, इधर 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, इधर ऋणात्मक अनंत है, इधर धनात्मक अनंत है, इधर नेगेटिव में -1, -2, -3, -4 ऐसे चलते चलते ऋणात्मक अनंत तक जाएगा, इधर ये धनात्मक अनंत तक जाएगा। अब हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। तो अभी आपने पढ़ा प्राकृत संख्या क्या रहती है? 1 से लेकर अनंत तक। तो इस 1 से लेकर इधर अनंत तक ये सारी संख्या क्या कहलाएगी?
प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। जब प्राकृत संख्या में हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। तो जीरो से लेकर धनात्मक अनंत तक ये सब क्या रहेगी, पूर्ण संख्याएं। इनको बोलेंगे होल नंबर और इनको हम W से डिनोट करेंगे। अब बात करेंगे हम पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक संख्या आपने अभी पढ़ा, वे संख्या है जो माइनस अनंत से, मतलब नेगेटिव या ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक। तो ये यहां से लेकर यहां तक जो सारी संख्या ये क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या है। इनको इंटीजर नंबर बोलते हैं और इसको जो हम डिनोट करेंगे वो Z के द्वारा डिनोट करेंगे। तो ये जो है मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है या संख्या रेखा बनाई है, जिसके ऊपर मैंने आपको इन तीनों संख्याओं को बताया है। एक से लेकर अनंत तक जो रहेगी वो रहेगी प्राकृत संख्या। अगर प्राकृत संख्या में जीरो और जोड़ दूं तो जीरो से लेकर अनंत तक वो रहेगी पूर्ण संख्या है, और माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या रहेगी वह पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है और प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, कंपोजाइट नंबर। तो जो कंपोजाइट नंबर है ये कौन सी संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिनमें एक व स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या का भाग जाता है। भाज्य संख्या वह संख्या कहलाएगी जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं एक व स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता है। ये चीज आप हल्का सा यहाँ पे लिख लो, एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता है, किसी और संख्या का भी भाग जाए, का भी भाग जाए, ऐसी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है, जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी क्या जाए, भाग जाए, ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। इसको आप उदाहरण के द्वारा देखिए, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ऐसे संख्या अनंत तक चलेगी। तो वे प्राकृत संख्या है जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी क्या जाए, भाग जाए। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे 1, 2, 3 क्यों नहीं आया। अब आप देखो यहाँ पर 1, 2, 3 को समझो। एक संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3। संख्या 1 में 1 का जाता है, संख्या 2 में 1 का और स्वयं 2 का जाता है, संख्या 3 में 1 का और स्वयं 3 का जाता है। लेकिन इन संख्या में 4 में देखो आप, संख्या 4 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और स्वयं 4 का भी जाता है। तो ये जो संख्या है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, इनमें इन खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता है, इसलिए इनको भाज्य संख्याएं कहते हैं, जिन्हें कंपोजाइट नंबर हम इंग्लिश में कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याओं के बाद अभाज्य संख्याएं। तो यहां पर हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। यह है आपके 5वें नंबर की संख्या, अभाज्य संख्या है। तो ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिनमें एक व स्वयं का ही भाग जाए। वे प्राकृत संख्या है जिनमें एक व स्वयं का ही भाग जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या है। ऐसी प्राकृत संख्या है जिनमें एक व स्वयं का भाग जाए, जिनमें एक व स्वयं का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या है।
एक या स्वयं का भाग जाए, इसका मतलब यह है केवल दो ही गुणनखंड हो, केवल दो ही क्या हो उस संख्या के गुणनखंड खंड हो, उस संख्या के केवल कितने गुणनखंड हो? दो। इसका उदाहरण की हम बात करें तो इसमें आएगा संख्या 2, 3, 5, 7, आगे आप लेते जाओ, इनको अनंत तक कितनी भी हो सकती है। अब केवल दो ही गुणनखंड, इस बात को आप समझिए। जैसे मैं संख्या 3 लेता हूं तो इसके दो ही गुणनखंड हुए, 1 गुणा 3, तो एक है और एक क्या हुआ? 3 हुआ। तो ऐसी प्राकृत संख्या है जिनमें एक व स्वयं का ही भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और इससे पहले हमने भाज्य संख्याएं पढ़ी थी, वे प्राकृत संख्याएं थी जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात जो है वह यह है कि आप नोट डाल के इस बात को लिखो कि जो संख्या 1 है न तो भाज्य है और न ही क्या है, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो संख्या 1 होती है न तो भाज्य संख्या होती है और न ही क्या होती है? अभाज्य संख्या। यह एकमात्र ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्या है, एमसीक्यू बन सकता है आपके कि जो संख्या 1 होती है वह ना तो भाज्य संख्या होती है, ना अभाज्य संख्या होती है। जो संख्या 1 होती है वह क्या होती है? वह सबसे छोटी क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये नोट आप लिख लो, संख्या 1 ना तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला आप लिखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 2 होती है। तो यहां लिखो आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 2। नेक्स्ट हम लिखेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो क्या रहेगी आपके? 3। यहां से सीधे प्रश्न बनते हैं इन पॉइंट से, तो आप इनको याद रखें। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सम भी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सम भी है वह क्या रहेगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो क्या है? सम भी है, सम भी है, वह क्या रहेगी आपके? 4। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है वह रहेगी संख्या 9। ये पॉइंट आप याद रखें। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या रहेगी? 9। देखो मैं आपके सामने भाज्य और अभाज्य संख्या लिखता हूं, अभी आप समझ जाएंगे इनको। ये भाज्य और अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या में सबसे पहले आया था आपके 4, फिर आया था 6, फिर आया था 8, फिर आई थी 9, फिर आया था 10। ऐसे हम आगे बढ़े थे। अभाज्य संख्या में आया था सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3। एक नहीं, एक को तो हम शामिल करते ही नहीं। एक ना तो अभाज्य और ना ही क्या है? भाज्य। जो अभाज्य संख्या में आया था 2, 3 और 5, 7, 11। ऐसे हम आगे चले। अब आप यहां से इन पॉइंट को समझिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो सम भी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, जो क्या है? सम भी है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो देखो भाज्य संख्या बात करें हम, सबसे छोटी 4 थी, फिर 6 थी, फिर 8 थी, ये तीनों ही सम थी। इसके बाद क्या आया? 9। तो ये सबसे छोटी क्या होगी? विषम भाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये सबसे छोटी क्या होगी? विषम भाज्य
संख्या। अब हम आगे बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बाद जो बात रहेगी वह रहेगी सह अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर भी बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, याद रखना आप। अब हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। सह अभाज्य संख्याएं, इनको बोलेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो जो सहअभाज्य संख्याओं की हम बात करें तो जब दो प्राकृत संख्याएं, ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका जो मसप रहता है महत्तम समाप्त तिर्यक वह क्या हो, एक हो, मतलब उनका HCF क्या हो, एक हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो मैं आपके यहां पे लिख देता हूं, जब दो प्राकृत संख्याओं का मसप क्या हो, प्राकृत संख्याओं का मसप एक हो, का मसप, इंग्लिश में बात करें तो हम HCF क्या हो, एक हो। ये बात आपको याद रखनी है, जब दो प्राकृत संख्याओं का मसप एक होगा तो वह क्या कहलाएगी, एक दूसरे की सहअभाज्य संख्या। उदाहरण के तौर पे आप देखिए 2,5, 4,9 या 3,7, तो ये संख्याएं जो है एक दूसरे की क्या है, सहअभाज्य संख्या है। दो ऐसी प्राकृत संख्या है जिनका हम HCF निकाले और वह एक आए तो वह संख्या एक दूसरे की क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं ये आप सभी जानते ही अच्छी तरह से, इवन नंबर। तो इसमें क्या रहता है, वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वे सभी संख्याएं जिनमें संख्या दो का पूरा पूरा भाग जाता है वह सम संख्या कहलाती है। या फिर वे संख्याएं जिनके अंत में संख्या 2, 4, 6 और 8 आते हैं या 0 आता है, वे संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। देखिए तो इसमें तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट में लिखता हूं, वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, जिनमें संख्या दो का पूरा पूरा भाग जाए, क्या जाए, पूरा पूरा भाग जाए। या इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो ये संख्या क्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, 2, 6, 8, 10, 4, बड़ी संख्या ले तो 2014, ठीक है। इस प्रकार से जो हम सम संख्याओं के बारे में देखते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, सम संख्याओं के बाद आएगी विषम संख्याएं। कौन सी, विषम संख्याएं। इनको बोलते हैं ओड नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वे संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। या फिर हम बात करें वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक संख्या 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वे संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं, संख्याएं जिनमें दो का पूरे भाग, दो का पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता, पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता है। या फिर जिनका इकाई का अंक, वे संख्या है जिनका इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक जो है वह संख्या क्या रहे, 1, 3, 5, 7 या 9। 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई सी भी एक अंक जो है किसी संख्या के इकाई के अंक पर आ रहा है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या के हम उदाहरण की बात करें तो संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये तो है ही सही। इसके अलावा आप देखिए 11, 13, मैं संख्या लिख देता हूँ, 1, 4, 9, 7, 5, 8, 9,
ये एक इतनी बड़ी संख्या मैंने लिखी है, ये भी क्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है, 9। ठीक है दोस्तों, और इकाई का अंक अगर 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ भी होगा तो वह संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं हम 455, यहाँ इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसलिए यह भी विषम संख्या हुई। और बात करें हम 407, 407, इकाई का अंक 7, तो यह भी क्या हुई, विषम संख्या हुई। यह बहुत बेसिक वाली चीजें हैं जो आप पहले से ही जानते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इनको बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आ जाती है। तो वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो परिमेय व अपरिमेय हो, या ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर क्या किया जा सके, दर्शाया जा सके, तो वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं। तो वे सभी संख्याएं, इसके बारे में आप लिखो थोड़ा सा, वे सभी संख्याएं जो परिमेय व अपरिमेय हो, अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सके, जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, क्या किया जा सके, दर्शाया जा सके। इसके उदाहरणों की हम बात करते हैं, तो जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा संख्या 5, 7, 1/3, -1, पाई, √4 और √11। ये सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अभी आप ये जो है, हम एक तरह से आप यूं समझ लिया, हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। जब हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे, जब भी हमारी अगली क्लास रहेगी, ये संख्या पद्धति की जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है ये पूर्ण होगा। उसके बाद जब हम सवालों वाले एक क्लास लेंगे जिसमें हम MCQ करेंगे, वहां पर आपके ये चीजें ज्यादा स्पष्ट होगी, क्योंकि वहां पर जब इन सबको मिक्स करके जब सवाल आएंगे आप, तब आप वहां पर समझ पाएंगे कि कौन सी संख्या कैसे है। तो आप अभी तो इनमें थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, लेकिन यह भी जरूरी है, क्योंकि जब आप इन सब चीजों को पढ़ोगे, उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल करोगे, तो वहां पर आपको ये चीजें ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। अब हम नवी जो हमने पढ़ा वो है वास्तविक संख्या। इसके बाद हम देखते हैं वास्तविक संख्या के बाद परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्याएं, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। अब हम परिमेय संख्याओं की बात करें, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, पर वहां पर जो Q की वैल्यू रहेगी वह 0 नहीं रहेगी। इसको आप यहाँ पर समझिए। देखो, वे संख्याएं जिन्हें किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। यह P भी क्या है, पूर्णांक है, और यह Q भी क्या है, पूर्णांक है, लेकिन जो यह Q है यह किसके इक्वल नहीं है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर Q ही 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P/ और Q की वैल्यू 0 रखेंगे तो हम ये अनंत बन जाएगा, तो वह परिभाषित नहीं हो पाएगा। तो परिमेय संख्याओं में वे संख्याएं आती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका आप उदाहरण देखिए परिमेय संख्याओं का, 1, 2, 2/3, √16, -22/7 या 22/7 जो प्लस के हैं वो, -4/3। अब देखिए, एक P/Q के रूप में अगर मैं इस संख्या 1 को लिखता हूं तो मैं 1/1 लिख सकता हूं। इस 2 को मैं P/Q के रूप में लिखूं तो ऊपर 2 नीचे 1, इस 2 के नीचे मैं 1 लगा दूं, फिर भी यह संख्या क्या रहेगी, इसके मान में कोई परिवर्तन रहेगा कि अगर मैं 2 के नीचे 1 लगा देता हूं, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि वह 1 से अगर मैं विभाजित भी करूंगा तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो जो परिमेय संख्या रहती है, इसमें वे संख्या आती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सभी परिमेय संख्या के उदाहरण है। 1/2, 2 या 2/1, मैं यहाँ पर 1/2 लिखूं तो यह भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या का उदाहरण रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये P है और यह Q है। √16 परिमेय संख्या का उदाहरण है,
क्यों? क्योंकि अंडर रूट 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अंडर रूट में 4 × 4 या फिर अंडर रूट 4 का स्क्वायर, जो किसके बराबर हो? 4 के बराबर होगा। और इस 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं, तो ये p/q के रूप में ये संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल ऐसे दे रखा हो, अंदर कोई संख्या दे रखी है अंडर रूट 16/25, तो ये अंडर रूट 16/25 जो संख्या है यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको अगर मैं रूट से बाहर निकालूं तो ये क्या होगी? 4/5, जहां 4 p है और 5 क्या है? q है। तो ये क्या हो गए? आपके परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इन एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखना। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके एमसीक्यू में दिए रहेंगे, तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो, आसानी से सवाल का क्या दे सके? उत्तर दे सके। अब हम आगे बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बाद अपरिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, जो परिमेय संख्या है इनके बाद बात होगी अपरिमेय संख्याओं की। इन अपरिमेय संख्याओं की बात करने से पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, ये सभी संख्याएं क्या रहती है? परिमेय होती है। सभी प्राकृत संख्याएं, या पॉइंट लिखना पूर्ण संख्या वाली में, सभी प्राकृत संख्याएं कोमा पूर्ण व पूर्णांक संख्याएं, ये क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। ये ऐसे ABCD आपके 4 ऑप्शन आ सकते हैं, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें कौन सा सही है, तो आपको ये याद रखना है। ये कथन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण व पूर्णांक संख्या परिमेय होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आप यहां पर लिखो, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ये चीजें आपके सवालों के द्वारा समझ में आएगी, लेकिन ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिखाना भी जरूरी है, क्योंकि जब ये चीजें वहां आएगी तो ये आप अच्छी तरह से इनको समझ पाएंगे। तीसरी बात हम लिखेंगे, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या योग सदैव क्या रहेगा? परिमेय रहेगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या योग सदैव परिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट से आपको याद रखना है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण व पूर्णांक संख्या क्या रहेगी? परिमेय होती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या व पूर्णांक संख्या परिमेय होगी। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है, और दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या योग सदैव क्या रहेगा? परिमेय संख्या होगी। अब हम बात करते हैं दशमलव वाली संख्याओं की, वो परिमेय संख्या है या नहीं। एक चीज और आप लिखो, जो प्रत्येक भिन्न क्या है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, एक जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जाएगा क्या जीरो परिमेय संख्या है कथनों में, तो आप उसमें सही का निशान लगाए। और जो प्रत्येक भिन्न रहती है वो क्या रहती है? परिमेय संख्या होती है। अब नेक्स्ट हम बात करें दशमलव के बाद आने वाली संख्या है, जिनमें क्या होती है? पुनरावृत्ति हो। तो वे सभी संख्याएं
वे सभी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद क्या हो, पुनरावृत्ति हो, जिनमें दशमलव के बाद क्या हो, पुनरावृत्ति, जिनमें दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हो, परिमेय संख्याएं होगी। परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब उदाहरण के द्वारा आप इसको समझिए, जैसे कोई संख्या है 2.222 या 4.333, तो इनमें दशमलव के बाद देखो आप अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। और दशमलव के बाद वाली संख्या जिनमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की गिनती की जा सके, ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद जो संख्याएं आती है उनको हम क्या कर सके, गिन सके, तो वह संख्या भी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है दशमलव वालों में। एक तो वे संख्या है जिनमें दशमलव के बाद किसी संख्या का पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे 4.333, 2.111, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 111 या पॉइंट के बाद 333 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये संख्या है परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार वे संख्या है जिनमें दशमलव के बाद जो है संख्याएं है वह एक लिमिट तक जाकर क्या हो जाती है, रुक जाती है, या फिर दशमलव के बाद जो संख्या है उनकी हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, तो वे संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। इसको आप उदाहरण के द्वारा समझना भी, वे सभी संख्याएं, ये भी आप पॉइंट लिख लो, वे सभी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद वे सभी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की गिनती की जा सके, क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना। उदाहरण के तौर पर आप देखो 4.213, यहाँ दशमलव के बाद हम संख्या गिन सकते हैं, 1 2 3 संख्या दे रखी है, 4.213, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार आप देखिए 8.673, 8.673 में देखो 1 2 3 6 7 और 3, ये 3 संख्या दशमलव के बाद दे रखी है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और देखो आप 5.325, तो ये संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दशमलव के बाद हम गिन सकते हैं कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 1 2 3, दशमलव के बाद 3 संख्या दे, 5 हो, 5 के बाद अगर आगे 4 भी हो तो 4 भी हम गिन लेंगे, 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 संख्या दे रखी है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, इन पॉइंटों को आप याद रखें, इन पर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आ सकता है, और इससे हमारी परिमेय संख्या है उनको जो क्वेश्चन है अगर एमसीक्यू के रूप में आया और वहां पर अगर आपको ऐसे 2.222, 4.213 इस प्रकार के अगर ऑप्शन दे रखे तो आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने इन पॉइंटों को पढ़ लिया तो आपके यह चीज समझ में आ जाएगी कोई कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। तो वे संख्याएं, अपरिमेय संख्या वे संख्या होगी जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। यहां पर आप शॉर्ट में लिख दो, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसके एग्जाम्पल देखो आप, पाई, ई, √2, √3,
√11, अगर इसके आगे माइनस लगा दूं या ये 11 प्लस में हो जाए, √7। तो ये सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है। अब आप अपरिमेय संख्याओं में जो देखिए, इस पाई और ई, इन दोनों एग्जाम्पलों को आप यूं समझ लीजिए, आप इनको रट लीजिए। पाई और ई जो है ये दोनों क्या रहेंगे? अपरिमेय संख्याएं रहेगी। हम नॉर्मली क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, लेकिन ये जो 22/7 है, ये तो जो संख्या है ये क्या रहेगी? ये तो परिमेय है। क्यों? क्योंकि 22/7 मतलब ये पी और ये क्यू ले, तो हम इसको किस में लिख रहे हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं। लेकिन जो पाई की एक्चुअल वैल्यू जो रहती है, पाई की एक्चुअल वैल्यू रहती है 3.14159 और ऐसे ही आगे चलती है। ये जो है पॉइंट के बाद जो नंबर रहते हैं ये अनंत तक चलते हैं। जब पाई की वैल्यू जो रहती है तो ये नंबर आगे खत्म नहीं होते। अगर हम इन वैल्यू को कैलकुलेट करते जाए तो आगे नंबर आते जाते रहेंगे, मतलब नंबरों की यहाँ पर कहीं लिमिट नहीं है। तो ये जो पाई इसीलिए क्या रहता है? अपरिमेय रहता है। पाई की वैल्यू 3.1459 जो आगे रहती है, इसकी वजह से यह क्या रहेगी? अपरिमेय संख्या रहेगी। और ये जो 22/7 रहेगा, यह क्या रहेगा? परिमेय संख्या होगी। अब बात करें हम अपरिमेय संख्याओं में कुछ महत्वपूर्ण संख्या या एग्जाम्पल की, तो एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या योग हमेशा क्या रहेगा? अपरिमेय रहेगा। इस पॉइंट को आप लिख लिए। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का योग व गुणनफल, एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का योग व गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। इस चीज को आप नोट कर लेना स्टार लगा के कि एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का योग व गुणनफल हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। और ये पाई और ई, ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जिनको आपको याद रखना है। यह एमसीक्यू में आपके हमेशा एक दिए रहेंगे, इनमें से कोई ना कोई एक अवसद में आपको दिया रहेगा। और जो 22/7 है, पाई की वैल्यू हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लेते हैं, लेकिन ये जो 22/7 हम लेते हैं यह क्या रहता है? परिमेय रहता है। और पाई जो है 3.14159, ऐसे ये सीरीज आगे चलती जाएगी, इसलिए पाई को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर ये रिपीटेशन होता तो ये परिमेय हो जाता, या ये आगे जाके कहीं रुक जाता। अगर मान लो पाई की वैल्यू 3.14159 ही रहती तो हम पीछे गिन लेते 1 2 3 4 5 अंक आ रहे हैं दशमलव के बाद, तो ये संख्या परिमेय हो जाती। लेकिन ये जो अनंत तक चलता है, इसलिए पाई की वैल्यू क्या रहेगी? अपरिमेय संख्या रहेगी। आगे हम बात करते हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या 12वें नंबर पर आ रही है। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो वे संख्याएं जो क्या नहीं होती? वास्तविक नहीं होती। तो इमेजिनरी नंबर वे संख्या होती है, या काल्पनिक संख्याएं वे होती है जो वास्तविक नहीं होती, जिनकी बस हम क्या करते हैं? कल्पनाएं करते हैं। जो वास्तविक न हो, जो वास्तविक न हो, केवल कल्पना करें, केवल कल्पना की जा सकती है। केवल क्या की जा सकती है? कल्पना की जा सकती है। तो वे संख्याएं जो वास्तविक ना हो, केवल उनकी क्या की जाती है?
कल्पना की जा सकती है। इनका एग्जाम्पल हम बात करें तो अंडर रूट -4, अंडर रूट -11 या अंडर रूट -8, ये क्या है, इनके अवास्तविक या काल्पनिक संख्याओं के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या एक तरह से बात करें तो मैं जैसे आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। जैसे मैं लिखता हूं 211, तो 211 की पूर्ववर्ती संख्या क्या रहेगी, 210। इसको अगर हम पूर्ववर्ती संख्या की बात करें वैदिक गणित के अनुसार, तो वैदिक गणित के अनुसार पूर्ववर्ती संख्या को हम कहेंगे एक न्यूनेन। क्या कहेंगे, एक न्यूनेन। या मैंने वैदिक गणित वाली क्लास में आपको पढ़ाया था, एक न्यूनेन का मतलब क्या होता है, दी हुई संख्या से एक कम। और उसके लिए हम क्या करते थे, जैसे 211 तो इसके नीचे एक इकाई के अंक के नीचे क्या करते थे, एक बिंदी लगा देते थे और उसमें से एक घटा देते थे। तो 211 का एक न्यूनेन क्या हुआ, 210। या फिर इसको हम बोलेंगे 211 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हुई, 210। अब हम बात करते हैं अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखो। मान लो मैं लिखता हूं यहां पर 217, तो इसकी अनुवर्ती संख्या रहेगी 218। अब इस चीज को अगर हम वैदिक गणित में पढ़ते तो वैदिक गणित में इस प्रकार के को कहते एकाधिकेन। एकाधिकेन, वहां पर हमने क्या किया था, अगर मैं 217 का एकाधिकेन लिखूं तो इकाई अंक 7 के ऊपर एक बिंदी लगा देते थे। तो 217 और जैसे बिंदी हटती थी तो 217 में एक जोड़ देते थे, तो क्या हो जाता था, 218। लेकिन उसको यहाँ पर क्या कहेंगे, अनुवर्ती संख्या। और अगर एक न्यूनियन की बात करें तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती संख्या। आपसे पूछे 211 की पूर्ववर्ती संख्या है तो आप क्या कहोगे, 210। और 217 की अनुवर्ती संख्या है तो 218। अनुवर्ती का मतलब दी हुई संख्या में एक जोड़ दो और पूर्ववर्ती का मतलब दी हुई संख्या में से एक घटा दो। आगे हम पढ़ते हैं तत्समक। तत्समक देखिए, हम पढ़ते हैं योग का तत्समक। जो योग का तत्समक है, यहां तत्समक से मतलब है वह संख्या जिसको हम किसी भी दी हुई संख्या में जोड़े तो उस दी हुई संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं उस संख्या की, तो वह संख्या रहेगी जीरो। जीरो एक ऐसी संख्या है जिसको हम किसी भी संख्या में जोड़े तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए योग का तत्समक क्या रहेगा, जीरो। यह एक इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखना। योग का तत्समक क्या रहेगा, जीरो। या लिख लो आप, योग का तत्समक शून्य रहेगा, शून्य है, शून्य है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम गुणा का तत्समक। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। गुणा का तत्समक, तो गुणा का तत्समक से मतलब वह कौन सी संख्या है जिसका हम किसी दी हुई संख्या में अगर गुणा करें तो उस संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आएगा। तो दोस्तों यह वह संख्या होगी एक। अगर हम संख्या एक का किसी भी दी हुई संख्या में गुणा करेंगे तो उस दी हुई संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए जो गुणा का तत्समक रहेगा वह रहेगा संख्या एक। तो हम यहां लिख देते हैं गुणा का तत्समक एक है। क्या है, एक। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं स्थानीय मान और जाति मान की। तो यहां पर हम स्थानीय मान और जाति मान की बात करेंगे। यह स्थानीय मान है जो राजस्थान बोर्ड की कक्षा 5 और कक्षा 4 में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब स्थानीय मान की हम बात करेंगे। स्थानीय मान, इसको आप सीधे एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। मान लो आपको कोई संख्या दे रखी है 2 7 8 9 4 5, ये एक आपको संख्या दे रखी है। अब मैं इसमें आपसे पूछता हूं कि संख्या 9 का स्थानीय मान बताइए। दी हुई संख्या में संख्या किसका, 9 का स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान होगा संख्या 9 ऐसी की ऐसी, इसके पीछे कितने अंक है, 1 2, इसके पीछे 2 जीरो लग जाएगी।
मैं पूछूं संख्या 8 का स्थानीय मान, तो 8 का आप लिखोगे 8, तो ऐसा कैसे, इसके पीछे कितना अंक है, 1 2 3, 1 2 3 0 लगा दो, तो संख्या 8 का स्थानीय मान हो गया 8000, 9 का स्थानीय मान हो गया 9। अब यहाँ पर बात की जाए संख्या 2, अगर संख्या 2 का स्थानीय मान में पूछूं आपसे, तो संख्या 2 का स्थानीय मान होगा, इस 2 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो 2 के बाद कितनी जीरो लगेगी, 1 2 3 4 5, तो ये संख्या 2 का स्थानीय मान हो गया। बात करते हैं हम संख्या 9 की, हमने बात कर ली है, 9 की होगी, 2 की होगी। अब बात करते हैं संख्या 7 की, तो 7 का स्थानीय मान रहेगा, 7 के पीछे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4, 4 जीरो मैंने 7 के पीछे लगा दी। बात करें 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 40, और 5 का स्थानीय मान, तो संख्या 5 है, उस 5 का स्थानीय मान क्या रहेगा, वह स्वयं संख्या 5 ही रहेगी। तो एक तरह से मैं आपको इस उदाहरण को ऐसे समझाता हूं, यहाँ पर आपको संख्या दे दी 2 7 8 9 4 5, ये जो संख्या थी इसका स्थानीय मान कैसे लिखेंगे, 5 का स्थानीय मान 5, 4 का स्थानीय मान 4 के पीछे एक संख्या 40, 9 का स्थानीय मान 9 के पीछे 2 संख्या 900, 8 का स्थानीय मान 8 के पीछे 3 संख्या 1 2 3 8000, 7 का स्थानीय मान 7 के पीछे 1 2 3 4 0 70000, 2 का स्थानीय मान जैसे 1 2 3 4 5 2 लाख, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो गया, 2 लाख। तो ऐसे हम क्या लिखते हैं, किसी भी दी हुई संख्या का स्थानीय मान लिखते हैं। एक एग्जाम्पल और आप देखो, एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर लेते हैं, इसके द्वारा आप इसको समझना। जैसे मैं बात करूं आपके सामने एक संख्या 2 0 4 5, इसमें हम स्थानीय मान देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं 5 का, तो 5 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 5, 4 का स्थानीय मान हो जाएगा, 4 के पीछे एक अंक है 0 लगा दो तो 40, 0 का स्थानीय मान 0 ही रहेगा, और 2 का स्थानीय मान रहेगा, 2 के पीछे कितनी संख्या 1 2 3, 1 2 3, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 2000। अब हम स्थानीय मान के बात करते हैं, जातीय मान की बात करते हैं, तो जातीय मान, अब बात आएगी जातीय मान पर। तो किसी दी हुई संख्या का, किसी दी हुई संख्या का स्थानीय मान वह संख्या स्वयं होगी। किसी दी हुई संख्या का स्थानीय मान क्या होगी, वह जो दी हुई संख्या है वह स्वयं होगी। दी हुई संख्या स्वयं होगी। जैसे मैं आपसे बात करूं, एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ दे देता हूं 243, ये आपको संख्या दे रखी है। अब इसमें आपसे पूछा है कि संख्या 4 का स्थानीय, 4 का जातीय मान क्या है, तो 4 का जातीय मान 4 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा। मतलब इस जो संख्या है इसमें स्थानीय मान क्या होगी, वह संख्या खुद होगी जिसका हमें जातीय मान, स्थानीय मान नहीं, वह संख्या स्वयं उसका जातीय मान होगी जो हमें संख्या में दी होगी। जैसे मैं 234 में अगर आपसे बात करूं, 234 में जो संख्या 3 का जातीय मान 3 है, 4 का जातीय मान 4 है, 2 का जातीय मान क्या है 2 है। एक एग्जाम्पल और साहब देख लो, मैं बात करता हूं संख्या 841। तो 841 में संख्या है, इसमें 8 का स्थानीय मान तो 800 रहेगा, क्या रहेगा 800, इसके पीछे कितने अंक है 2, तो इसका स्थानीय मान क्या रहेगा 800। लेकिन अगर मैं इसके 8 की जातीय मान की बात करूं तो 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा। उसी प्रकार 4 का जातीय मान 4, 1 का जातीय मान 1 रहेगा। लेकिन अगर इस संख्या 4 के हम स्थानीय मान की बात करें तो 4 के पीछे एक संख्या, इसलिए इसका 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं आरोही और अवरोही क्रम। संख्या पद्धति में आरोही और अवरोही क्रम भी है, और इनसे भी कभी कभी सवाल आ जाता है, तो हम आरोही और अवरोही क्रम को देखते हैं। बात करें हम आरोही और अवरोही क्रम की, अवरोही क्रम।
देखिए आरोही में आप कितने वर्ण हैं, देखिए 1 2 3, 3 वर्ण अ र ह, ठीक है। अवरोही में कितने वर्ण हैं, 4 अ व र ह, ठीक है। तो आरोही में 3 वर्ण है, अवरोही में 4 वर्ण है, तो आरोही छोटा हुआ या अवरोही, आरोही छोटा होगा। यह आपको दिख भी रहा है और हमने यहाँ पर वर्ण गिन के भी देख लिए हैं। तो आरोही क्या है, छोटा है, और अवरोही क्या है, बड़ा है। तो अब यही बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि इन दोनों में अगर हमें कोई प्रश्न दिया हुआ है और उसमें पूछा गया है कि दी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, तो हमें यह बात याद रखनी है कि आरोही जब हम क्रम में लिखेंगे तो दी हुई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है वह सबसे पहले आएगी, और इसी के विपरीत अगर हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो दी हुई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वह क्या आएगी, सबसे पहले आएगी। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूं ऊपर, और उसको हम आरोही और अवरोही क्रम में अभी जमा कर देखते हैं। लिखी हुई संख्या है 4 11 2 200, फिर 200 के बाद बात करते हैं हम 424 50 95। तो यह मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है। यह जो संख्या है यह है 200 है, ठीक है। अब इसको अगर हम आरोही क्रम में जमाएं तो आरोही और अवरोही में दो ही चीजें हैं, या तो वो उसका हम क्रम आरोही जमाएंगे या अवरोही जमाएंगे। अब आरोही और अवरोही में हमें ध्यान कैसे रखेंगे कि सबसे पहले छोटी आएगी कि बड़ी आएगी। अब तो बस इतना सा देखो, आरोही और अवरोही में कौन बड़ा कौन छोटा है। आरोही और अवरोही में आरोही छोटा है तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी आरोही क्रम में, और आरोही और अवरोही में अवरोही बड़ा है तो अवरोही क्रम में सबसे पहले क्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी। तो अब आरोही क्रम लिख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। तो सबसे पहले शुरुआत होगा 2 से, फिर 4, फिर आएगा 11, फिर 50, फिर 95, फिर आएगा 200, फिर आएगा 424। तो इस एग्जाम्पल का ये क्या हो गया, आरोही क्रम। अब इसी को हम अवरोही क्रम में बनाए तो सबसे पहले अवरोही में क्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या, तो 424 सबसे पहले आएगा, फिर 200 आएगा, ठीक है। फिर 200 के बाद आएगा 95, फिर आएगा 50, फिर आएगा 11, फिर 4 और फिर 2। ठीक है दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे आरोही और अवरोही को। अब इस पर हम ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए आगे चलते हैं अगले प्रकार के सवालों पर। आपको इन चिन्हों को भी ध्यान में रखना है जिनको मैं यहाँ पे बना रहा हूं। ये जो 3 प्रकार के चिन्ह हैं इन पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन चिन्हों का क्या मतलब रहता है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं कोई संख्या, जैसे संख्या 8 और संख्या 4। इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, संख्या 8 बड़ी है। तो इस चिन्ह को अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं तो ये चिन्ह ऐसे लगेगा। क्यों, कि जो संख्या बड़ी रहेगी उसकी तरफ यह खुला हुआ मुंह रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि यह खुला हुआ मुंह वहां रहेगा जिधर बड़ी संख्या रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर संख्या बड़ी है तो उस बड़ी संख्या को इस यूं समझ लीजिए गुफा बनी हुई है एक, या एक द्वार है, तो अगर बड़ी संख्या है तो उस बड़ी संख्या को इस द्वार में घुसने के लिए जो है रास्ता भी क्या चाहिएगा, बड़ा चाहिएगा। तो यहाँ संख्या 8 बड़ी है तो इसकी तरफ का ये बड़ा रास्ता क्या है, ये खुला हुआ है। 4 संख्या छोटी है तो ये रास्ता बंद है, छोटी संख्या इधर से अंदर नहीं जा सकती, बड़ी संख्या यहाँ से अंदर जाएगी। या फिर आप तो इतना सा ध्यान रखें कि जो संख्या बड़ी रहेगी उधर की तरफ जो मुंह क्या रहेगा, खुला रहेगा। अब अगला एग्जाम्पल में देखता हूं, जैसे 424 और 728। इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, 728 बड़ी है, तो यह चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। अब अगर मैं बात करूं 200 और इधर भी 200, तो ये दोनों संख्या क्या है, बराबर हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा। ये चीजें वैसे आप लोगों ने पढ़ रखी है, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी अगर हम इनमें कंफ्यूज हो जाए तो हमें पता रहे कि जो संख्या बड़ी रहेगी उधर की तरफ मुंह खुला रहेगा। अब एक चीज और हम बात करते हैं, जैसे कोई संख्या x है, संख्या x, और यहाँ पर
इस प्रकार का चिन्ह लिख के यहाँ पर y लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो है, यह जो संख्या x है, यह इस संख्या y के या तो बराबर है या इससे बड़ी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रश्न के द्वारा समझाता हूँ। जैसे आपको दिया हुआ एक एग्जाम्पल ऐसे दे दिया, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, तो संख्या x का मान नहीं हो सकता। संख्या x का मान नहीं है। यहां पर हम संख्या x का मान नहीं है, या आपके ऐसे प्रश्न आ गया। यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो संख्या x का मान नहीं है। तो ये ऑप्शन आ गया आपके। और मैं यहाँ पर y की वैल्यू बता देता हूं आपको। y की जो वैल्यू है वो है 205। ठीक है, तो y क्या है? 205। तो अब आप सवाल को समझिए, x की वैल्यू हमें निकालनी है और y हमें दे दिया 205। मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूँ। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 205। अब इसमें हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो संख्या x का मान हमें निकालना है। एक x की वैल्यू दे दी, एक हमें दे दी 206, b में हमें दे दिया 204, c में हमें दे दिया 205 और डी ऑप्शन हमें दे दिया 211। अब हमें यह दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो संख्या x का मान नहीं है। x का मान नहीं है, उस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर y की वैल्यू में आपको 205 दे रहा हूं, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 205 है। अब बात करते हैं हम 205। अब इस चिन्ह का मतलब आप समझिए, x की वैल्यू 205 से बड़ी या बराबर हो सकती है। देखो, तो क्या 206 205 से बड़ा है? 205 205 के बराबर है, ये भी है। 211 205 से बड़ा, ये भी। लेकिन ये जो ऑप्शन है बी 204, x की वैल्यू, ये हो ही नहीं सकती। अगर मैं x की वैल्यू 204 लिखता हूं तो यह इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर 204 x की वैल्यू है तो ये 205 से बड़ी है ही नहीं। 204 क्या है? 205 से छोटा है, तो ये चिन्ह इधर बनता नहीं। और अगर ये दोनों बराबर है तो 204 205 के बराबर है क्या? ऐसा भी नहीं है। और 204 205 से बड़े है क्या? ये भी नहीं है। हमें इन दोनों चीजों को यहाँ पर, इस चिन्ह का मतलब है आपको दो चीजें देखनी है। एक तो ये संख्या इससे बड़ी है या नहीं है, या ये संख्या इसके बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 204 ना तो 205 से बड़ी और ना इसके बराबर है, इसलिए ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और ये तीनों जो है इनको हम क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का मान नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर तो 206 205 और 211 x का मान हो सकता है, लेकिन 204 x का मान नहीं होगा। तो यहाँ पर से आपने दोस्तों इन चिन्हों को भी सीख लिया। बाकी हम इन चिन्हों के जो क्वेश्चन है वो हम जो MCQ वाली क्लास लेंगे वहां पर मैं एक दो क्वेश्चन इनके भी दूंगा, ताकि आपके यह भी एक तरह से प्रैक्टिस में आ जाए, ताकि पेपर में जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप वहां पर मिनिमम टाइम में इस क्वेश्चन को करके आगे निकल जाए। अब हम इन क्वेश्चन के बाद में अब आगे जो हम क्लासें पढ़ेंगे उनमें हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे, और जो है वो है अभाज्य गुणनखंड, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अगली क्लास में हम वो भी पढ़ेंगे, और भारतीय मुद्रा। ये तीनों टॉपिक हम आने वाली अगली जो क्लास रहेगी उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपकी जो संख्या पद्धति है उस क्लास में पूर्ण हो जाएगी। तो 2 क्लासों में हम संख्या पद्धति को पूर्ण करेंगे, और उसके बाद जो हम तीसरी क्लास लेंगे वह संख्या पद्धति से जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं, हम सारे सवालों की एक MCQ वाली क्लास लेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और पेपर में जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप उसको झट से करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।